कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़कर आई है और जितनी तेजी से लोग उससे जुड़े हैं, तो ये तो आक्रोश सामने। इनके पास अगर ये एसआईआर न करें, मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। जी। आज देश के आगे इनको 2024 में हकीकत पता लग गई और एसआईआर करना इनकी मजबूरी है। और अगर इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल जीता, सबने देखा वहां का जो मुख्य चुनाव आयुक्त, वो क्या ओएसडी बन जाता है, स्पेशल अरे ऑब्जर्वर क्या बन मैं ये जाता कह है। रहा हूं, आपने आपने पूरी कहानी बता दी। मैं कह रहा हूं विपक्षी एकता बार बार क्वेश्चन में है। अब जहां लेफ्ट पावरफुल है वहां कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जहां कांग्रेस पावरफुल है वो बाकी पार्टियों को छोड़ देती है। दिल्ली में देखिए ना क्या हाल हुआ। दिल्ली में कांग्रेस ने आपके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जाने से इनकार कर दिया। आप ये देखिए आपने बड़ी हरियाणा में कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी बाकी पार्टियों के साथ जाने से इनकार कर दिया। आपका सहयोग लेना मना कर दिया उन्होंने। आप दिल्ली में इतना स्ट्रांग थे कि आपने कांग्रेस पार्टी को दरकिनार किया दिल्ली में, आप आम आदमी पार्टी ने। मेरा सवाल यही है, क्या 2027 में ये रिपीट होगा? यही पिक्चर हम देखेंगे फिर से? नहीं, देखिए 2027 में इस बार अखिलेश यादव, नो डाउट उनकी लीडरशिप में जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया है, वहां कांग्रेस को एक बैक सीट लेके, जो इन्होंने कहा है कि भाई ट्रेडिशनल आधार पर पार्टी साइज पे, जिसकी आप भी बात कर रहे थे, उस आधार पर गठबंधन नहीं होगा। और जो तालमेल होगा वो विनिबिलिटी को देखकर करा जाएगा। तो ये एक, अभी इस टाइम पे यही एक समझदारी भरा कदम होगा कि आपस में इस तरीके के ईगो छोड़कर विनिबिलिटी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब ये विनिबिलिटी पे सबके लिए कैसे ध्यान सर्वाइवल देगा की बात विपक्ष? है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कहा है कि आपस की जो मतभेद है उसको भुलाकर अब वक्त आ गया है कि विनिबिलिटी पर ध्यान दिया जाए। मुमताज आलम रिजवी जी, उसका सुनील जी आपके पास आ रहा हूं मैं। तो आपको भी क्या अखिलेश यादव के साथ होना चाहिए? बीएसपी को भी क्या अलायंस में जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सवाल ये नहीं है कि बीएसपी किसके साथ जाएगी और या बीएसपी के साथ कौन आएगा। सवाल ये है कि किसने क्या किया है, पहले उसका आकलन हो जाए, पहले उसे देख लिया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2027 में बीएसपी बहुत मजबूती से आएगी, क्योंकि 2012 से 2017 की हुकूमत को लोगों ने देखा और 2017 से लेकर के और अब तक लोग बीजेपी की हुकूमत को देख रहे हैं। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। 2012 से 2017 तक 600 से ज्यादा दंगे यूपी में हुए और 4.5 मुख्यमंत्री की बात लगातार होती रही, ये सब जानते हैं। और 2016 में जब एक सर्वे हुआ, आपको याद होगा को, तो उस सर्वे में बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी का ग्राफ जो है वो सबसे टॉप पे था उस सर्वे में। ठीक है, तो उस वक्त क्या किया गया कि जानबूझ करके बीजेपी अखिलेश यादव के नाम को हाईलाइट किया और काम बोलता है कि एक मुहिम चलाई गई, मीडिया ट्रायल किया गया और हाईवे जो बना था आधा अधूरा उस पे जहाज उतार दिए गए, फाइटर प्लेन। और इसके अलावा मेट्रो आधी अधूरी थी लखनऊ में, उस पे मेट्रो दौड़ा दी गई और काम बोलता है करके और जो वोटर थे उनको तकसीम करके, और बीजेपी जो चौथे नंबर पे थी 17 में, वो आखिरकार सरकार में आ गई। तो ये हुआ था। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में भी जा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। इसके अलावा आप देखिए कि 17 से लेकर के अब तक बुलेट बुलडोजर, इसके अलावा कोई चीज आपको नजर आ रही हो तो बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, कल ही कानपुर में क्या हुआ आप देखिए। वहां पे जिस तरह से पुलिस पे बेयकीनी पैदा हुई और वहां आईटीबीपी जो फोर्स का जवान था उसके साथ जब इंसाफ नहीं हुआ, एफआईआर नहीं दर्ज की गई, उसके माँ जो थी उनका हाथ बिला वजह काट दिया गया, वो दौड़ता रहा, आखिर में फोर्स वहां पे पहुंच गई, पूरे कमिश्नरेट को घेर लिया, हथियारों के साथ पहुंच गए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या करेंगे, बाकी क्या यूपी में हो रहा है जा करके देख लीजिए। महिलाओं के साथ क्या है वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो आप चेक कर लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो शोर मचाने से कुछ नहीं है। 2007 से लेकर के 2012 तक की आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी की सरकार देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा किसी के साथ ना नाइंसाफी हुई, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, किसी भी बिरादरी का हो। कोई ये नहीं कह सकता कि बहन जी ने हमारे साथ तो वो ज्यादती भी की, तो हमारे साथ सुशासन पे काम काम नहीं कर रही किया। थी। योगी जी भी माइनॉरिटी सुशासन के पे काम कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। का कौशिक जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? यानी बीएसपी इसी मुद्दे पर क्या इलेक्शन में जाने वाली है? सुनील कौशिक जी। नहीं, देखो, मुद्दे तो निश्चित तौर से होंगे ही। जब चुनाव होता है तो हर राजनीतिक दल अपना मुद्दा अपने हिसाब से तय करता है। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं महत्वपूर्ण, जो वोट वोट दिलाने में और वोट काटने में महत्वपूर्ण होते हैं। सब चीजें हुई, शेखर जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सारी बातें उन्होंने कही, शेखर जी ने रखी। पर लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी पूरी तरीके से नकार दिया उन्होंने। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या कहेगी? बार बार पीडीए की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बार बार ओबीसी को लेकर के कहते हैं कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे तो ओबीसी के साथ ये करेंगे वो करेंगे। 4 4 बार मुख्यमंत्री रहे एक ही परिवार से उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी के नेता कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। और देश में भी हम चर्चा करें तो कांग्रेस का बहुत बरसों तक राज्य शासन रहा है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? ये एक सिर्फ चर्चा का विषय थोड़ी होगा। ये चुनाव में भी इस बात की चर्चा होगी कि आखिर में 5% जातियां 95% जातियों का हक क्यों मारती रहीं? किन किन निर्देशन पर? कौन इनके आका थे? क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं उन समय थी जो आज हम बात कर रहे हैं कि साहब ओबीसी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, ओबीसी के साथ ये होना चाहिए, और उसमें पीडीए 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 की बार बार चर्चा हो रही है। किसानों के लिए एक आयोग बना कांग्रेस की सरकार के रहते हुए 2006 में, और 2008 में रिपोर्ट आ गई उसकी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही उससे पहले किसानों के साथ जो हुआ, मुसलमानों के लिए एक आयोग बना, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। कौन जिम्मेदार था उनके लिए? इस सब की चर्चा नहीं होनी चाहिए। शेखर जी ने कहा महंगाई है बहुत, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, गैस पेट्रोल महंगा हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर जी आप। इसका फॉर्मूला विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष कम कर देगा क्या? या विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो देश की जनता भरोसा करे कि इनके हाथ में सत्ता दे दी जाए तो निश्चित तौर से ये सब चीजें कंट्रोल कर लेंगे? एक व्यक्ति बताने तैयार नहीं होगा कि विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत नेता है जो ये सब कुछ संभाल लेगा बहुत अच्छी तरीके से। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये सब चीजें एग्जाम्पल हैं। और बार बार तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 2024 में साहब बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को हो गई। हरियाणा में 2024 में किसको जीत थी? दिल्ली में किसको जीत थी? महाराष्ट्र में किसको जीत थी? पश्चिम बंगाल में किसको जीत थी? अब वो जीत का क्या हुआ विधानसभा चुनावों में? और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें क्या हुआ? ये सब बताने की बातें हैं क्या? हाँ, ये जरूर है, बार बार ये विपक्ष चर्चा करता है, और शेखर जी ने भी चर्चा की कि शाह और योगी जी के बीच कुछ तो है। केवल योगी जी कम से कम एक साल में 3 बार तो अखिलेश यादव भी हटाते होंगे, और शेखर कुमार जी जैसे भी हटाते होंगे कि बिल्कुल गए योगी जी गए, अब तो हमें शाह जी के यहाँ से निर्देश आने वाला है। तो ये सब क्या हुआ? कितनी बार एक साल में 3 बार योगी जी की कुर्सी जाती है, हर और साल फिर जाती योगी है। जी रहते हैं। हर साल जाती है, 2017 के बिल्कुल। 2017 के बाद 2022 में योगी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, दोबारा मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इस बात की भी चर्चा रही। 2022 में मुख्यमंत्री वो हुए। क्या प्रद्युम्नता किस राजनीतिक दल में नहीं होती है? और ये भारतीय जनता पार्टी में केवल कुछ लोग एक कॉकस बना करके इसको हवा देते हैं कि अमित शाह जी के बीच और योगी जी के बीच कुछ है। मैं कह रहा हूं कुछ कह भी रहे नहीं। विपक्ष इस बात को हवा दे रहा है जिससे विपक्ष को इस बात का फायदा हो सके। पूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं और शेखर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रोहित सक्सेना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पूजा जी बात सुनील कौशिक जी कह रहे हैं, और जो बात सक्सेना जी ने भी कही कि योगी जी के सामने कोई फेस नहीं उत्तर प्रदेश में अभी, और विपक्ष की आपसी लड़ाई तो इसका तो 10 साल से हम उदाहरण देख ही रहे हैं। विवेक जी, कहावत है कि कॉन्फिडेंस तो अच्छा है पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है। अब कहा जा रहा है कि मतलब ये मैं कहूंगी सुनील जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व एक बार उनसे सुनील जी को बैठक कर लेनी चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में, उसके बाद में बात की जाए। योगी आदित्यनाथ जी को विवेक जी अभी मैं इनका अपना आंतरिक मामला है कि कब जो है बिना पूछे गए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कब इनके संगठन विस्तार की मीटिंग हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, कब कहाँ पे कौन सी बैठक चल रही है,
किसको मंत्रालय विस्तार होना है, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जानकारी नहीं होती है जब तक कि पर्ची ना आ जाए। ये फैक्ट्री सब चीजें हटा दी जाए दरकिनार जी, इनके अपने ननद सास हो जाए, इनकी लड़ाइयां हैं, वो लड़ाइयां इनकी मुबारक रहे। कब सरकार बढ़ा, कब संगठन बढ़ा, कब सरकार जिम्मेदार हो गई, कब संगठन जिम्मेदार हो गई, कब सरकार संगठन को नहीं क्षमा करेगी, भाजपा का ही संगठन, कब संगठन सरकार को नहीं क्षमा करेगी, ये भाजपा का आंतरिक लुकआउट है। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बड़ी साफ गोई के साथ में मुझे लगा कि जब बैठे हुए यहाँ पे बताएंगे कि भी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने सरकार को तलब किया है। क्यों तलब किया है? 19 बाहुबलियों का नाम लिया है हाईकोर्ट ने और सरकार को तलब किया है, पूछा है कि इनकी जो इनके ऊपर में इतने गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं, इनको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? उनमें ब्रजेश सिंह का भी नाम है, उनमें ब्रिजभूषण सिंह का भी नाम है, उनमें राजा भैया का भी नाम है। ऐसे 19 लोगों का नाम है जिनके ऊपर में हाईकोर्ट ने तलब किया। सरकार को बोला कि भाई आप रिपोर्ट सबमिट करिए, इनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रखा हुआ है, आपने इनको असलहे प्रोवाइड कर रखे हुए हैं, तो ये रिपोर्ट हमें अब दीजिए। ये तो इनके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई है। मुझे लगता है कि आप रोज दिखाते लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई। तो ऐसे देखिएगा कि 2023 में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 3 एनकाउंटर होते हैं, और अभी वर्तमान में जैसे पिछले हफ्ते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 एनकाउंटर होते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में 2023 से लेकर के 2026 तक भर में उत्तर प्रदेश में जो अपराध है, जो अपराधी है, उनके हौसले बुलंद ही हुए जा रहे हैं। मतलब वो पुलिस के ऊपर में तमंचा खींचने से पहले बिल्कुल नहीं कतराते हैं। और उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठा करके देखेंगे कि अपराध इतना बढ़ चुका हुआ है कि गला काट करके फेंक देना, हत्या कर देना सरेआम बिल्कुल आम हो रखा हुआ है। और महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। प्रतिदिन 11 जो है अपराध होते महिलाओं के साथ में, अगर चाहे वो एनसीआरबी का आंकड़ा हो, चाहे महिला आयोग का आंकड़ा हो, ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। और अभी बात की जा रही थी, आप कह रहे हैं कि भरोसा करेगी जनता, किस पे करेगी? आपने कहा, मैं विवेक जी आपकी बात कर रही हूँ कि कौन सा चेहरे पे करेगी, क्यों करेगी? तो ये बताइए कि जो युवा सड़क पे आ रखा हुआ है, आपने 69,000 भर्ती का देखा ना, युवा सड़क पे रेंग रहा था कीड़े की तरीके से। क्यों रेंग रहा था? क्योंकि इसी सरकार ने कहा था कि 24 घंटे में हम सॉर्ट आउट कर देंगे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आप जो है लिस्ट दोबारा जारी करिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रोटेस्ट चला तो कहा कि 24 घंटे में सॉर्ट आउट करेंगे इसको, और 24 घंटे का समय लेकर के अपने इष्ट मित्र को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अब वो अभ्यर्थी बेचारा तब से 2018 से लेकर के अब तक उसकी उम्र सोचिए वो पार होती चली जा रही है। और अभी भी आपने देखिए, आपने कहा कि युवा कीड़े की तरह रेंग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बिल्कुल फेल हो गया। देखिए, मैं तो आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सीजेआई ने कॉकरोच कह दिया था तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। आप कह रहे हैं कीड़े की तरह रेंग रहे हो, कीड़ा जनता पार्टी कोई ना बना दे। तो इस तरह के संवाद से हमें थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही हूँ, वो जो अभ्यर्थी आपने कहा उन्होंने लोग युवा कीड़े की तरह रेंग रहा है। नहीं, विवेक जी जो अभ्यर्थी थे ना, 69,000 अभ्यर्थी, उन्होंने कहा कि हमें कीड़ा बना दिया गया है, हम कीड़े की तरीके से रेंग करके, जैसे कॉकरोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कॉकरोच बन करके सफाई करके, वैसे वो कीड़े बन करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब आपके चैनल में ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट नहीं किया तो पूजा जी पिछले 10 साल में और क्या मुद्दे रहे हैं? भाई 2024 में भी यही मुद्दा था आपका, इलेक्शंस में 2022 के इलेक्शंस में भी यूपी में यही मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। आप पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। 2017 में भी वही हुआ। 2017 तक आपकी सरकार थी, उसके बाद चली गई। ना विवेक जी, 2018 में टेट का एग्जाम हुआ, सुपर टेट नहीं कराया आपने, तो मुद्दा नहीं रहेगा। 2026 आगे तो वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियां ना तो एकजुट हो पा रही हैं और ना ही लोगों से कनेक्ट कर पा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना पक्ष का मजबूत होना जरूरी है। अब मुझे जवाब देने देंगे विदाउट इंटरप्शन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से बनाया हुआ है? विपक्ष कमजोर है इसलिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के 115 विधायक हैं जो सदन को सुशोभित करते हैं, जनता ने बना करके भेजा हुआ है, और समाजवादी पार्टी धरातल पे रह करके जनता के मुद्दे उठा रही है। यूं ही नहीं 2024 में आकर के वोट कर दिया, और आज भी 115 विधायकों से आप खुश हैं? मतलब आपकी पार्टी खुश है? सड़क से लेकर के सदन तक प्रश्न किया। 115 विधायकों से आप खुश हैं? खुश है कि नहीं खुश है, पर ये सोचिए कि जनता ने चुन करके भेजा हुआ, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जनता आपको चुनेगी। आप रूलिंग पार्टी भी रही हैं उत्तर प्रदेश में कई बार। ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू
एक नई पार्टी बनी और 116 विधायक जीत गए। विवेक जी, आपने एक बात कही कि हमने जो है जनता के विपक्ष कमजोर है। अभी लेखपाल की भर्ती आई हुई थी, 1700 सीटें आरक्षित सीटें सरकार ने छुपा रखी हुई थी, विपक्ष ने विरोध किया, तब जाकर के 1700 सीटें बढ़ाई गई। इसका मतलब है कि आप 1700 की सीटों का घोटाला कर रहे थे। ठीक है सक्सेना जी, बढ़ाया गया। सक्सेना जी, ठीक है, मैं पूजा जी वापस आ रहा हूँ, सक्सेना जी इसका जवाब देंगे। सक्सेना जी, देखिए, पूजा जी ने कुछ मामलों का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए इन्होंने कहा। मैं बताऊं, केवल 5 साल के शासनकाल की बात, और मोटे मोटे मुद्दे, अभी छोटे मोटे मुद्दे भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि बहुत समय नहीं होता है। दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में आपको पता है ना, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या करा था इनके साथ। लैपटॉप वितरण घोटाला जो बताया था उन्होंने, प्रक्रिया पर सवाल उठाया था ना सही हाई कोर्ट ने। पुलिस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पुनर्विचार की जो है उस पर अपना आदेश दिया था। अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी, आपको पता होगा। दंगा और कानून व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक विफलता पर बाकायदा टिप्पणी करी थी। उर्दू शिक्षक भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। देखिए, सरकार और न्यायालय, कहा जाए अगर विधायिका और न्यायपालिका, हमेशा एक दूसरे के काम को देखेंगे और एक दूसरे के काम पर हस्तक्षेप करेंगे, उनको सर्वाधिकार प्राप्त है। लेकिन यह कह देना कि इसकी वजह से सरकार को सफल नहीं माना जाए, तो मैंने तो अभी आपको कुछ ही मामले बताए हैं। दूसरी बात, पूजा जी ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। विवेक जी, मुझे बताइए, एनसीआरबी का डेटा कब कहता है? जब मामले दर्ज होते हैं। आपने तो सपा काल में देखे होंगे, अगर आप तब भी पत्रकारिता में रहेंगे, बाकी वरिष्ठ पत्रकार हमारे यहाँ बैठे हैं, थाने से बहनों को भगा दिया जाता था। जिन महिलाओं का, जिन बच्चियों का रेप होता था, उनके मामले दर्ज नहीं होते थे, थाने से भगा दिया जाता था। जहां तक माफियाओं की बात करें, पुलिस पर सवाल उठा रहे थे हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय, अतीक अहमद ने एसपी लेवल के अधिकारी के साथ लगभग 11 पुलिस वालों को घर में बंद करके कितने दिनों तक मारा था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? इस पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। पूजा जी ने कहा 114, 115 विधायक आपके विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं, तो पूजा जी आपको यह भी पता होना चाहिए 273 एनडीए के सुशोभित कर रहे हैं। यानी अभी भी जनता का विश्वास, आपने कहा जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता ने इनको भी चुन के भेजा है। तो किसी भी चीज का एक पक्ष का पहलू आपको नहीं रखना चाहिए। अभी जहां तक अमित भाई साहब की और माननीय योगी जी की जो रार की बात हो रही थी, मुझे लगता है वो एक देश का बड़ा चैनल है, उसके कॉन्क्लेव को सभी ने देखा होगा। जब अमित शाह जी से बहुत कैटेगरिकली ये सवाल उस कॉन्क्लेव में पूछा गया कि योगी जी और आपको लेकर के काफी प्रश्न उठते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि 2027 का चुनाव हम योगी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगर पार्टी जीत करके हमारी जनता अगर उनको देती है चांस। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।